Hello students, I am Gunjan Tandon. वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस वीडियो में इस चैप्टर का जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके अदर टॉपिक्स को स्टडी किया था, लाइक व्हाट इज फोर्स, काइंड्स ऑफ फोर्सेस, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया एंड मास। इन सभी टॉपिक्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। राइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को किस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की यहाँ पे बात करते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स देन व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स acts on an object, its velocity changes, that its object gets an acceleration। भाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वो या तो रेस्ट की पोजीशन है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, आगे बढ़ रही है, तो वो उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड में आगे बढ़ती रहेगी जब तक कि हम कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं करते हैं, है ना। जब हम कोई फोर्स लगाएंगे तो उसका चेंज इन वेलोसिटी होगा, एंड चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, मींस एक्सेलरेशन। यानी जैसे ही हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब होता है कि मींस हम उसको एक्सेलरेशन दे रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग हमने जो है कार का एग्जांपल देखा था। कोई कार स्लो स्पीड में जा रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन जब हमने एक टर्न लिया या फिर उसकी स्पीड बढ़ाई, है ना, उसको एक्सेलरेट किया, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आया। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो है वो इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने पढ़ा था, यही हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। तो यही था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन। Now we would now like to study how the acceleration of an object depends on force applied to it and how we measure a force। अब सेकेंड लॉ में जब हम बात करेंगे तो देखेंगे कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन डिपेंड करता है किस पे, फोर्स पे, है ना। एक्सेलरेशन और फोर्स आपस में कैसे कोरिलेट करते हैं, राइट। तो ये न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से हम ऑब्जर्व करेंगे और किस तरीके से हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं। लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ। जितने भी हमारी फिजिक्स, जो हमारी साइंस है ना, वो एवरीडे लाइफ के एग्जाम्पल पर ही डिपेंड है। और फिजिक्स में तो डेली हम देख रहे हैं, डे टू डे एग्जाम लाइफ, जो हमारे आसपास के जो अराउंड जो हमारे कुछ ना कुछ होता रहता है ना, वो सब टोटल हमारी फिजिक्स है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द गेम ऑफ टेबल टेनिस इफ द बॉल हिट्स अ प्लेयर इट डज नॉट हर्ट हिम। जब हम देखते हैं कि किसी टेबल टेनिस को देखा है ना कैसे खेलते हैं, उसमें एक टेबल लगी रहती है, इधर उधर दो प्लेयर होते हैं, और वो बॉल को जब हिट कर रहे होते हैं तो उनको वो बॉल हिट नहीं करती है ना। वन साइड से एक ने हिट किया, एक प्लेयर ने, दूसरे साइड से अदर प्लेयर ने हिट किया। But on the other hand, when a fast moving cricket ball hits a spectator, it may hurt him, है ना। अक्सर हमने देखा है कि क्रिकेट के मैच में जो क्रिकेट की बॉल होती है, जब वो बाहर चली जाती है फील्ड से, इस जो एरिया में जहां पर मैच खेला जा रहा होता है, तो वो किसी स्पेक्टेटर को, जो व्यूअर्स बैठे होते हैं ना, जो मैच देख रहे होते हैं, उनको जाके जब बहुत जोर से लगती है तो वो उनको हर्ट करती है। हिट करने के बाद उस व्यूअर को, उस स्पेक्टेटर को चोट लग जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, अ ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन व्हेन पार्क्ड अलोंग अ रोड साइड। अब इसमें देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल किसका दिया हुआ था, टेबल टेनिस का एक एग्जाम्पल। दूसरा हो गया आपका कौन सा एग्जाम्पल, इसमें मूविंग क्रिकेट बॉल का। थर्ड एग्जाम्पल है कि अगर एक ट्रक रोड साइड पर पार्क किया हुआ है तो मीन्स वो रेस्ट पोजिशन पर है, कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, किसी को उससे कोई हर्ट नहीं हो रहा है। बट अ मूविंग ट्रक इवन एट अ स्पीड्स एज लो एज 5 मीटर पर सेकेंड मे किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ। अगर वही ट्रक 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भी मूव कर रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, और उसी पाथ पर एक आदमी सामने आ जाता है, तो वो उसको किल कर सकता है, राइट। सो अ स्मॉल मास सच एज अ बुलेट। यहाँ पे देखिए फोर्थ एग्जाम्पल आ गया, कितने सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हैं। फोर्थ एग्जाम्पल इज गिवन हियर, अ स्मॉल मास सच एज अ bullet may kill a person when fired from a gun।
अगर कोई एक छोटी सी भी गोली है ना, बुलेट जो है, अगर किसी गन से जब हम फायर करते हैं तो वो किसी पर्सन को किल कर सकती है। अब ये सारी चीजें कैसे कोरिलेटेड, देखो इसमें बहुत सारी चीजें आ रही है, फोर्स की बात हो रही है, मास की भी बात हो रही है एंड वेलोसिटी की भी बात हो रही है, राइट। यानी चेंज इन वेलोसिटी जितनी ज्यादा है यानी एक्सेलरेशन उतना ज्यादा है, ठीक है। अब दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। जितने भी ऑब्जेक्ट्स के हमने एग्जांपल देखे, टेबल टेनिस की बॉल, क्रिकेट बॉल एंड जो ट्रक का मूव करना एंड जो फायर जो हम गन से बुलेट फायर करते हैं, वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने देखे 4 डिफरेंट तरह के, वो उस ऑब्जेक्ट्स किस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं, उसकी मास और उसकी वेलोसिटी पे। इफ एन ऑब्जेक्ट टू बी एक्सेलरेटेड वी नो दैट अ ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गिव अ ग्रेटर वेलोसिटी। यानी जितना ज्यादा हम एक्सेलरेशन लगाएंगे, जितना ज्यादा एक्सेलरेट उसको करेंगे, उतनी ही तेजी से उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, राइट। यानी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। वी नो दैट अ ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गिव अ ग्रेटर वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए हमें उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ना। जब हम ज्यादा एक्सेलरेट कर रहे हैं मींस वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ फोर्स, है ना। लॉट ऑफ फोर्स किस लिए, बाय चेंज फॉर द चेंज इन ग्रेटर वेलोसिटी, उसकी स्पीड को उतना ज्यादा बढ़ाने के लिए, है ना। कार को हमें जितनी तेज स्पीड बढ़ानी होती है उतना ज्यादा फोर्स हम लगाते हैं ना, यानी उतना ज्यादा एक्सेलरेशन दे रहे हैं और कार की वेलोसिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। इन अदर वर्ड्स देयर अपीयर्स टू एग्जिस्ट सम क्वांटिटी ऑफ इंपॉर्टेंस दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। यानी मास और वेलोसिटी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो किस चीज से कोरिलेट कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, वो टोटल हमारे फोर्स पर डिपेंड कर रहा है ना। और ये जो मास और वेलोसिटी, जिसको हम मास और वेलोसिटी करें, इसको एक हम कॉमन टर्म दे देते हैं। उस कॉमन टर्म को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, कॉमन टर्म को मोमेंटम। मोमेंटम कहेंगे मास एंड वेलोसिटी जो किसी ऑब्जेक्ट का चेंज किस तरह से हो रहा है बाय अप्लाइंग द अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, उस पूरे टर्म को हमने यहां पर क्या कह दिया, मोमेंटम, राइट। अभी ये न्यूटन सेकेंड लॉ में आगे बढ़ने से पहले इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है, राइट। वन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। न्यूटन ने ही इसका टर्म दिया था, सेकेंड लॉ में आगे बढ़ने से पहले उसने मोमेंटम को जो है एक्सप्लेन किया। मींस फोर्स, एक्सेलरेशन, मास, वेलोसिटी कैसे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। सो मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, राइट। मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, P से। The momentum P of an object is defined as the product of its mass and velocity। तो P को क्या हमने लिख दिया, M into V को हमने क्या एक टर्म दे दिया, वेलोसिटी, राइट। यहां पर ही आप इसको प्रोपोर्शनेट का साइन ना समझिएगा, P is equal to M multiplied by V। M denotes mass, V denotes velocity and P denotes momentum, राइट। ये हो गया हमारा मोमेंटम। तो ये फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल टू एम इंटू वी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बेसिस पर हम बहुत सारे चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अभी आगे चल के समझते जाएंगे। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया P इज इक्वल टू एम इंटू वी। नाउ वी विल सी हियर मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। और ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करती है उसे क्या कहते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटी। It's a vector quantity, right? Its direction is the same as that of velocity v, right? The SI unit of momentum is kilogram meter per second, है ना। ये सारी चीजें स्टार मार्क करती जाएगी, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि भाई मोमेंटम की जो है SI यूनिट क्या होती है, वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कैसे, मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, सिंपल किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बन गई। Since the application of an unbalanced force brings a change in the velocity of object, it is therefore clear that a force also produces a change of momentum। यानी फोर्स जो है वो मोमेंटम को चेंज कर सकता है, कैसे अफेक्ट कर रहा है। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा जो है वो उसका मोमेंटम ज्यादा हो गया। और क्लियर कर लेते हैं इसको, देखो समझने से
इसको शॉर्ट में हम समझते जाते हैं, या कह सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी मास जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा। कैसे? अगर मान लीजिए आप एक एम्प्टी ट्रॉली को जो है वो पुश कर रहे हैं तो मीन्स आपको बहुत कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर उसी ट्रॉली वो लोडेड है विद द थिंग्स, बहुत सारे सामान से भरी हुई ट्रॉली को जब हम पुश कर रहे हैं तो यानी उस ट्रॉली का मास ज्यादा हो गया, तो हमें उतना ज्यादा जो है फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स, राइट? ये क्लियर हो गया। अब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम वेलोसिटी ले लेते हैं। वो कैसे? अगर देखो एग्जांपल हमने देखा था जब टेबल टेनिस की रैकेट से हिट करने पर ज्यादा वेलोसिटी से बॉल जो है वो इधर उधर मूव कर रही थी, एक के पास गई दूसरे के पास आई, दूसरे ने हिट करी फर्स्ट के पास आई, यानी बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, रैकेट से हम हैवी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से बॉल जो है उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। इन कंपैरिजन टू जब हम हैंड से बॉल, उसी सेम मास की बॉल को जब हम हिट करें या सिर्फ उछालें हवा में, तो हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाती है, उसकी वेलोसिटी कम होती है, मींस उसका फोर्स कम होता है, राइट? तो जितना ज्यादा फोर्स होगा उतनी ज्यादा ही वेलोसिटी होगी, राइट? यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, जितना फोर्स अप्लाई करेंगे वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा होगी, राइट? अब ये सारा फॉर्मूला हमने देख लेना, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो हमने बना लिया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी, जिसको हमने क्या टर्म दे दिया उस क्वांटिटी को? मोमेंटम। यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। यही ये लास्ट लाइन में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि फोर्स ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट? तो मोमेंटम क्या होगा? इट इज डिफाइंड और इट इज डिफाइंड एज अ बॉडी, है ना? क्या है मोमेंटम? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी और यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इस वीडियो में हमने सिर्फ न्यूटन के सेकंड लॉ को जो स्टार्ट करने से पहले, समझने से पहले मोमेंटम समझना बहुत जरूरी था, राइट? तो अब एक एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन इन विच अ कार विद अ डेड बैटरी इज टू बी पुश्ड अलोंग a straight rod to give it a speed of 1 meter per second which is sufficient to start its engine। अच्छा ठीक है, मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कार जिसकी बैटरी डेड है और उसको किसी स्ट्रेट रोड पर जो है हम पुश कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो कितनी स्पीड से आगे बढ़ रही है? ओनली 1 मीटर पर सेकेंड, जो जरूरी है उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? उतना टाइम रिक्वायर है उसके लिए, उसके इंजन को जो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मीन्स एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी भी सफिशिएंट है इंजन को स्टार्ट करने के लिए। इफ 1 or 2 person give a sudden push to it, it hardly start। अगर हम कम टाइम पीरियड में और उसको, उसी डेड बैटरी कार को, जिस कार की बैटरी डेड है, उसको पुश कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वो बहुत मुश्किल से स्टार्ट होगी। बट अ कंटिन्यूअस पुश ओवर सम टाइम रिजल्ट्स इन ग्रेजुअल एक्सेलरेशन ऑफ द कार, यानी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए जो भी हम फोर्स अप्लाई करें उसके लिए ग्रेजुअल एक्सेलरेशन भी जरूरी होता है कार की स्पीड को बढ़ाने के लिए, राइट? इट मीन्स द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द कार इज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बट ऑल्सो बाय द टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स इज एक्सर्टेड। यानी टाइम भी मैटर करता है कि कितने टाइम में हम किस तरह का फोर्स, कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए या उसको एक्सेलरेट करने के लिए, है ना? कार को कितने कम टाइम में हम जो है उसको धीरे धीरे धक्का दे देकर उसकी वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, ना कि एकदम से हम 2-3 लोग आए और कार को हमने पुश कर दिया और कार जो है वो उस टाइम पर, हम देखते हैं जनरल एक्सपीरियंस है कि वो बहुत धीरे धीरे स्टार्ट होती है, हार्डली स्टार्ट होती है, राइट? सो इट मे then also concluded that the force necessary to change the momentum of an object depends on the time rate at which the momentum is changed। यानी जो फोर्स है वो उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करने के लिए, है ना, वो किस पे डिपेंड करती है? टाइम पर, है ना? टाइम पर डिपेंड करती है कि कितने टाइम में जो है हमने उसको एक्सेलरेट किया, यानी कितना उसका मोमेंटम चेंज हुआ, राइट? ये यहाँ पर दिया हुआ भी है। इट मीन्स द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ कार इज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द time in which the force is exerted, or force is necessary to change the momentum of any object which also depends on time rate at which the momentum is changed।
तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फाइनली क्या स्टेट कर रहा है? The second law of motion state that the rate of change of momentum, है ना, कितना rate of change of momentum means initial and final. जब भी हम rate की बात करते हैं ना तो means initial and final को जरूर याद रखते हैं. change means पहले क्या था और ending क्या थी, है ना, final क्या था. rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. ये ध्यान रखिएगा, unbalanced force, है ना, unbalanced force अप्लाई किया जाता है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, है ना. तो ये बार बार हम देख रहे हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, राइट. तो ये वाला फॉर्मूला अभी यहाँ पर हमने सिर्फ इस वीडियो में जो है मोमेंटम की बात करी, मोमेंटम के एग्जाम्पल देखे, कैसे फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं मास एंड वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कैसे काम करता है, फोर्स कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद हम जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, राइट. तो इस वीडियो में हमने न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए सबसे पहले क्या टर्म पढ़ा हमने इस वीडियो में, वो था हमारा मोमेंटम. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मैथमेटिकल जो है सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनके बेस पर किस तरह से फॉर्मूला बनाया गया और इस फॉर्मूले के बेसिस पे कैसे अदर सॉल्यूशंस हमें निकालने हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने हैं, राइट. I hope student it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.